हेलो बच्चों, कैसे हो सब? सब मस्त। मैं थोड़ा छोटा दिख रहा हूँ ना? अच्छा, थोड़ा सा खड़ा हो जाता हूँ यार। तो आज एमसीक्यू प्रॉब्लम को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस है जो मुझे लगता है थोड़ा ठीक ठाक है, तो उसी को प्रैक्टिस करते हैं आज। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। चलो यहाँ पर देखो, एक सर्कल है, उसमें एक माइनर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट भी होगा, सेक्टर भी होता है, सब कुछ होता है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया बोला पूछा है कि क्या होगा। चार ऑप्शन दिए गए। वो सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, और वहां पर जो सेंट्रल एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। सबसे पहले डायग्राम देख लो कि किस तरह का डायग्राम यहाँ पे है। मान लो ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर ऐसे करके 90 डिग्री बना देते हैं। यहाँ पर ये 90 डिग्री होगी। अब यहां से ना एक लाइन ज्वाइन कर दो ऐसे। तो ये जो तुमको पोर्शन दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट। और ये जो बचा हुआ बाकी पोर्शन ऊपर में ये ट्रायंगल को लेकर के वो हो गया मेजर सेगमेंट। तो ये माइनर सेगमेंट का एरिया पूछा हम लोगों से। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल है। तो पहले यहां पर एक काम करो, ये पार्ट तुमको क्या दिख रहा है? सर्कल का क्वाड्रेंट दिख रहा है 90 डिग्री। ये पूरा मैं ऐसे बना देता हूं। ये पूरा जो है ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री, सॉरी, क्वाड्रेंट हो गया। 90 डिग्री बन रहा है तो क्वाड्रेंट हो गया। क्वाड्रेंट के एरिया से अगर ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे तो सेगमेंट बचेगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हम लोग लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। क्वाड्रेंट ही बोल सकते हैं, सेक्टर ही बोल सकते हैं, दोनों है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्योंकि सेंटर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहां पर देखो, सेक्टर जो है एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्वाड्रेंट की तरह है। सेक्टर जो यहाँ पर बन रहा है सेंटर के साथ 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री वाला पार्ट को जो सर्कल का 90 डिग्री पोर्शन में कट होता है वो क्या होता है? आधा का भी आधा। आधा को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। और उसके आधा को क्या बोलते हैं हम लोग? क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर क्वाड्रेंट का एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं, पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया, हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस ये ट्रायंगल का एरिया, ये बेस और ये हाइट, बेस हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, अब यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो आर स्क्वायर बाई 4 आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन निकल रहा है। आर स्क्वायर बाई 2 यहां क्या बचेगा? पाई बाई 2 और यहां पर -1। आर का वैल्यू कितना है? 3, तो कितना हो जाएगा? 9/2। और इसका एलसीएम लो, पाई -2/2। तो एक्चुअली में क्या हो गया, 2 को बाहर कर देते हैं, 9/4 पाई -2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? ए, 9/4 पाई -2 सेंटीमीटर स्क्वायर। पिज्जा तैयार कर रहा हूँ, पिज्जा। देखो क्वेश्चन को जरा पढ़ने की कोशिश करो। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि तुमने मान लो एक पिज्जा ऑर्डर किया, ठीक, और डिलीवरी बॉय तुम्हारे लिए पिज्जा लेकर के आ रहा है। उस पिज्जा के उसने 6 टुकड़े कर डाले, ठीक, बॉक्स के अंदर ही है, 6 अलग अलग पीस है। 6 पीस साथ में रखा हुआ है लेकिन कटिंग कर दिया गया, काट दिया गया। अब यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि 2 पीस जो है उस बॉक्स के कितने सरफेस एरिया को टच करता है। पूरा एक सर्कल के बारे में सवाल नहीं पूछा जा रहा है, उसके 2 पीस के बारे में पूछा जा रहा है। ये मान लो तुम्हारा बॉक्स है, उसके अंदर ये पिज्जा है, गोल सा रखा हुआ, पीस काटा हुआ 6 पीस, और ये उसका ढक्कन ऐसे बंद होकर तुम्हारे पास आ रहा है। तुमने ढक्कन खोला, देखा पिज्जा है, उसके 6 टुकड़े किए हुए, 6 टुकड़े हैं पिज्जा के। उसमें से 2 टुकड़े के बारे में पूछ रहा है कि वो 2 टुकड़ा जो है उस पिज्जा के बॉक्स में जो रखा हुआ है उस बॉक्स से कितने सरफेस एरिया को टच कर रहा है, ये सवाल है। तो यहां पर देखो, ये पूरा एक एंगल 360 डिग्री का होता है। सर्कल के अंदर पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री का। जब इसे 6 टुकड़े करोगे ना तो हर टुकड़ा 60 डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। तो मुझे तो 2 ही पीस के बारे में बात करना है, तो 2 पीस मिलाकर 120 डिग्री एंगल हो गया। अच्छा, यहाँ पर रेडियस दिया गया है कि इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, तो 5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब देखो, मैंने कई बार बताया है, अपने कुछ वीडियो में बोला मैंने कि एरिया ऑफ किसी भी पार्ट का, सर्कल का हो या सेमी सर्कल का हो या क्वाड्रेंट का हो, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा डिपेंड करता है कि तुम अगर पूरे सर्कल को लोगे तो थीटा को 360 पुट करेंगे, आधे सर्कल को लेंगे सेमी सर्कल तो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री लेंगे। अगर मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है तो थीटा का वैल्यू मैं 90 डिग्री लूंगा। फिलहाल यहाँ पे मुझे ये पार्ट का एरिया निकालना है, इतना यहां से यहां तक का ये पोर्शन का एरिया निकालना है। तो ये पूरा पोर्शन 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो मैं यहाँ पे थीटा को 120 डिग्री पुट करूंगा, 120 डिग्री बाय
360 डिग्री इंटू पाई, और आर कितना है 5 सेंटीमीटर मतलब 25, ये काट देते हैं 3, तो कितना आ गया 25 पाई बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन बी है, ए बाय बी। यहाँ पर देखो बच्चों, बहुत अच्छा सा सवाल है, छोटी मोटी कहानी है। बोल रहा है कि एक किसान है, फार्मर है, जिसके पास एक उसकी खुद की जमीन है जो ट्रायंगुलर शेप में है। ट्रायंगल का नाम दिया गया सवाल में ABC। उसने उस अपने लैंड में एक वायर फेंसिंग किया, मतलब घेराव किया डी लाइन से, जो कि डी पॉइंट है AB के ऊपर और E पॉइंट है AC के ऊपर। कुछ ऐसे घेराव किया कि उसके बारे में पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ा तुम लोगों को समझने में आसानी होगा। ये ट्रायंगल मान लो ABC है, और उसने एक लाइन खींचा ऐसे करके, यहाँ पर D नाम दिया और यहाँ पर E नाम दिया। अब ये जो AE लेंथ है, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वो स्मॉल a है, और EC जो है वो स्मॉल b है। ये वाला लेंथ है x और ये वाला लेंथ है y। ऐसा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। छोटी मोटी कहानी पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। अब बोल रहा है कि x इन टर्म्स ऑफ a b एंड y क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए कि x को इन टर्म्स ऑफ a b एंड y क्या लिख सकते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम लोग इस तरह का थ्योरम पढ़ चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट थ्योरम का इस्तेमाल कर लेता हूँ कि साइड का रेशियो को इक्वल लिख देता हूँ। पहले ये छोटे ट्रायंगल को देखूंगा, फिर मैं बड़े ट्रायंगल को देखूंगा। ठीक है, छोटा ट्रायंगल कौन सा है ADE, और बड़ा ट्रायंगल कौन सा है ABC। छोटा ट्रायंगल का साइड बड़ा ट्रायंगल के साइड के रेशियो के बराबर करेंगे हम लोग। तो मैं लिख सकता हूं कि AE बाय AC। देखो AE क्या है, छोटे ट्रायंगल का राइट साइड वाला साइड है, और AC क्या है, बड़े ट्रायंगल का राइट साइड वाला साइड है, मतलब इस तरफ वाला, ये वाला मेरा राइट है ना। हाँ, फिर इस छोटे ट्रायंगल का बेस लिख लेते हैं DE, बड़े ट्रायंगल का बेस लिखो BC। अब AE का वैल्यू क्या है A, AC का वैल्यू क्या है A प्लस B, D कितना है X, BC कितना है Y। तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AY बाय A प्लस B। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन C करेक्ट हो रहा है। ठीक, ऑप्शन है 4। चलो अभी इस प्रॉब्लम को देखो। भाई इस प्रॉब्लम को तो देखने के बाद एक गाना याद आ जाता नहीं, कि तुमसे मिली नजर तो मेरे होश उड़ गए। मतलब क्या करना है, दिमाग काम नहीं कर रहा है ना, ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम लगता होगा। क्या सिंपल है, बस वही है, एक ही सॉल्यूशन है सारे प्रॉब्लम का, सारी तकलीफों का एक ही हल है, वो है प्रैक्टिस। तो पेपर को बार बार सॉल्व करते रहो, बार बार अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सॉल्यूशन देखो। तो अभी तो सब कुछ सिंपल है, बहुत आसानी से सब मिल जाता है। लेकिन बस एक ही चीज का कमी होता है आज के दौर में, कि मेहनत बच्चे थोड़ा सा कम करते हैं, लेकिन अभी तो आपको करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम में हम लोग करेंगे क्या, साइन प्लस कॉस का वैल्यू दिया गया है √2, और पूछा गया कि tan प्लस कॉट का वैल्यू क्या होने वाला है। ठीक, तो साइन प्लस कॉस को पहले जो दिया हुआ उसे ही लिख लेते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 है। निकालना है tan प्लस कॉट। तो करेंगे क्या बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला काम ये कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, तो अगर स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा √2 का स्क्वायर। फॉर्मूला याद है ना, A प्लस बी होल स्क्वायर, बहुत फेमस फॉर्मूला है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 2। ठीक, अभी यहां पर देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, तो 1 लिख लेते हैं। 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। 1 को उधर ले लो, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ये तो कर लिया हम लोगों ने कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। इससे फायदा क्या होगा देखो फायदा ये होगा, अब मैं यहाँ पे करता हूं, अच्छा यहाँ पे एक और काम कर लो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर देखते हैं, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू निकालने बोला गया, इसको पहले तोड़ लो। बेसिकली आइडेंटिटीज वाला जितना क्वेश्चन होता है, प्रूफ दैट इज जो भी tan और कॉट को हम लोग जित tan और कॉट सेक कोसेक होता है ना, उसे हम लोग कोशिश करते हैं साइन और कॉस में लेकर आने का। हाँ फिलहाल यहाँ पे लाना भी जरूरी है, ये मेरी मजबूरी है। मजबूरी क्यों है, क्योंकि मेरे पास जो वैल्यू है वो साइन इंटू कॉस का है, मैंने सॉल्व करके, और पहले स्टार्टिंग में साइन प्लस कॉस का ही दिया था। तो साइन प्लस कॉस √2 था, साइन इंटू कॉस 1/2 आया मेरा एक वैल्यू।
अभी मेरे पास वैल्यू जो निकालने बोला गया वो tan प्लस कॉट का निकालने बोला गया। अब ये तो जरूरी हो चुका है कि मुझे tan और कॉट को चेंज करना पड़ेगा साइन और कॉस के फॉर्म में, तभी तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ना, क्योंकि मेरे पास वैल्यू ही है साइन और कॉस का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो tan को मैं लिख रहा हूं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट को लिख रहा हूं मैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। एलसीएम लो, तो एलसीएम क्या आएगा, कॉस इंटू साइन, ये साइन यहां मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर बन जाएगा, और ये कॉस यहां मल्टीप्लाई होने के बाद कॉस स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो न्यूमरेटर का वैल्यू तुम्हारे पास, तुमको पता है, ये याद है, मेमोरी में फिट है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है। अच्छा, साइन इंटू कॉस बच्चों मैंने निकाल रखा है 1/2, तो 1/2 कर लेते हैं इसे। ये वैल्यू ऊपर जब जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 3√3 सेंटीमीटर। बच्चों यहां पर देखो, बड़ा अच्छा सा सवाल है, सर्कल में ट्रिगो का यूज, कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त बिल्ड किया गया, अच्छा सा सवाल है, सिंपल है, देखो है सब सिंपल लेकिन अच्छा सवाल है। यहाँ पर एक सर्कल है, उसके एक उसमें 2 टेंजेंट ड्रॉ किया गया एक्सटर्नल पॉइंट पी से, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट पी से उस सर्कल में 2 टेंजेंट को ड्रॉ किया गया। ठीक, जो सर्कल को टच कर रहा है ए पॉइंट पर और सी पॉइंट पर, उस सर्कल का सेंटर है ओ। वो दोनों टेंजेंट जो है पी पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये दोनों टेंजेंट क्या आपस में इक्वल लेंथ के होंगे या डिफरेंट लेंथ के होंगे। तो सवाल है सबसे पहली बात कि टेंजेंट हम लोग पढ़ चुके प्रॉपर्टीज में कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप किसी भी सर्कल में 2 टेंजेंट को ड्रॉ करोगे, ये सर्कल है और अगर 2 टेंजेंट आकर के एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट आकर के सर्कल में मिल रहा है, तो वो दोनों का लेंथ बराबर होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें से 2 ऑप्शन तो इक्वल लेंथ के ऊपर है, 2 ऑप्शन डिफरेंट लेंथ के ऊपर है। तो जो डिफरेंट वाला है उसको तो पहले ही हम लोग कैंसिल मार देंगे कि डिफरेंट तो लेंथ होगा नहीं 2 टेंजेंट का। एक ही पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से, दिमाग में बात को बैठाओ, अगर किसी सर्कल के बाहर एक पॉइंट है और वहां से तुम उस सर्कल में 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो और दोनों टेंजेंट आकर सर्कल को टच कर रहा है, तभी तो टेंजेंट बनेगा। तो वो दोनों का लेंथ बराबर होगा। तो यहाँ पर PA और PC का लेंथ बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो 2 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर ये वाला डिफरेंट और डिफरेंट, यहाँ पर एक और जगह पर है ये डिफरेंट है और यहाँ पर डिफरेंट है, तो ऑप्शन बी और डी को तो उड़ा ही दो कि ये ऑप्शन होगा नहीं। जब भी तुम देखो 2 टेंजेंट है, दोनों के लेंथ के बारे में बोल रहा है कि दोनों अलग अलग लेंथ का है, तो वो ऑप्शन फिनिश, खत्म। अब बात ये हो रहा है कि बाकी 2 ऑप्शन में से ए और सी में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला काम ये करो तुम कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो जो सेंटर पे बीचों बीच जाकर सेंटर में मिल गया। ये जो लाइन होता है सेंटर से पी पॉइंट तक, ये इस एंगल को ना बाइसेक्ट करता है। वर्ड क्या यूज कर रहा हूं मैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है एंगल को बिल्कुल आधा आधा काटना, या किसी भी चीज को आधा आधा काटने के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं बाइसेक्ट। तो ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो मतलब ये एंगल भी 30 डिग्री का हो जाएगा और ये एंगल भी 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री में खड़ा रहता है। तो अब यहाँ पर एक ट्रायंगल PAO में हम लोग बात करते हैं, ध्यान से देखना। ट्रायंगल PAO को ले लो, ले लिए। उस ट्रायंगल PAO में ये 90 के ऑपोजिट में जो है इसे हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अब इसे परपेंडिकुलर, ये थीटा है तो इसे परपेंडिकुलर बोल लेते हैं और इसे बेस बोल लेते हैं। मुझे क्या चाहिए, टेंजेंट का लेंथ चाहिए। तो टेंजेंट का लेंथ जो है यहाँ पर बेस के नाम से फेमस हो चुका, ये वायरल हो चुका है, किसके नाम से, बेस के नाम से। कौन, टेंजेंट। टेंजेंट को हम लोग यहाँ पर बेस बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास परपेंडिकुलर है और मुझे बेस निकालना है। तो तुम सोचो, अगर मेरे पास परपेंडिकुलर है और मुझे बेस निकालना है, तो मैं क्या ट्रिगो का फंक्शन, कौन सा ट्रिगो का फंक्शन यूज करूं। तो जवाब है tan यूज करेंगे। तो इस ट्रायंगल में मैं यूज करूंगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन है, 3 है, और बेस कौन है, वो है AP या P है, तो AP लिख लेते हैं। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू 3/AP, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मिलेगा AP इक्वल टू 3√3। तो 2 टेंजेंट का लेंथ जो है AP, जितना AP है उतना ही PC भी होगा, तो ये भी 3√3 होगा और ये भी 3√3। तो PA और PC का लेंथ कितना हो गया, 3√3। तो ऑप्शन हो रहा है A। ठीक, चलो चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है, cot थीटा।
वन प्लस टेन स्क्वायर बाय वन प्लस कॉट स्क्वायर को प्रूफ करने बोला गया है, मतलब क्या होगा ये पूछा है कि इसका वैल्यू इन चार में से किसके बराबर हो सकता है। चार ऑप्शन क्या क्या है, टेन, कॉट स्क्वायर, टेन स्क्वायर और कॉट थीटा। तो यहां पर क्या करेंगे बच्चों हम लोग, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो मैथमेटिक्स की गलियों के हर बच्चे को पता होना चाहिए। जो बच्चे मैथ्स की गली में रहते हैं वहां के गली के हर बच्चे को पता होता है कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए। तुम्हें भी पता होगा, सिंपल सा प्रॉब्लम है, हो सकता है दिमाग से थोड़ा निकल गया हो कि क्या फॉर्मूला। यहाँ पर तो सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली बात तो यही हो जाती है कि मैथ्स का सबसे जो बड़ा डर होता है, दो जो तकलीफ देता है, एक प्रॉब्लम समझ में नहीं आता और दूसरा फॉर्मूला याद नहीं आता। ये दो तकलीफ जो है ना, ये दो तकलीफ जो है सबसे बड़ी तकलीफ होती है मैथमेटिक्स में बच्चों को। तो फॉर्मूला याद नहीं आता इसलिए क्योंकि फॉर्मूले का आपने इस्तेमाल बार बार नहीं किया। बार बार उसका इस्तेमाल करो, बार बार यूज करो, वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम समझ में नहीं आता इसलिए कि बार बार तुमने प्रैक्टिस नहीं किया। दोनों का एक ही सॉल्यूशन है कि तुमको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बार बार जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो मैथ्स तुम्हारे दिमाग में बैठता चला जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। तो दो प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम का समझ में ना आना, दूसरा फॉर्मूला का याद ना आना। फॉर्मूला भी याद नहीं आता, तो दोनों का हल एक ही है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो यहां पर बात कर रहे हैं कि वन प्लस टेन स्क्वायर बाय वन प्लस कॉट स्क्वायर को का वैल्यू जो होगा ये चार में से किसके बराबर होगा। तो बहुत तरीके से कर सकते हैं प्रॉब्लम को। फिलहाल जो सबसे सिंपल तरीका है मैं वही यूज कर लेता हूं। वन प्लस टेन स्क्वायर बाय वन प्लस कॉट स्क्वायर दिया हुआ, तुम एक काम करो ना, वन प्लस टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख दो, ये फॉर्मूला होता है। वही तकलीफ वाली बात है कि ये फॉर्मूला याद नहीं आता, तो फॉर्मूला याद आएगा प्रैक्टिस से। तो वन प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर, और वन प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर। अब यहां पर देखो, सेक और कोसेक जब ऊपर से नीचे जब मारता है ना, ऊपर नीचे खेलता है, ये लोग बाउंसिंग बॉल है। सेक नीचे आएगा तो बन जाएगा कॉस, कोसेक ऊपर जाएगा तो बन जाएगा साइन, ऐसा होता है। ठीक है, ऊपर नीचे करने से इन लोगों का फंक्शन जो होता है ट्रिको का वो चेंज हो जाता है। पढ़ा होगा तुमने, टेन ऊपर से नीचे आएगा तो कॉट बन जाएगा, कॉट ऊपर से नीचे आएगा तो टेन बन जाएगा, टेन नीचे से ऊपर जाएगा तो कॉट। इस तरीके से रिवर्स करने से फंक्शन चेंज होता है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, सेक स्क्वायर को जब मैं नीचे लाऊंगा तो ये सेक स्क्वायर को इसको लिखूंगा वन बाय कॉस स्क्वायर, और जब कोसेक स्क्वायर को ऊपर ले जाऊंगा तो लिखूंगा साइन स्क्वायर बाय वन। ठीक, अब यहां पे वैल्यू चेक करो, वन इंटू साइन स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर हो गया, और वन इंटू कॉस स्क्वायर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर हो गया। तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। अच्छा, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर होता है, तो ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन सी। ठीक, चलो हाँ, यहां पर एक सवाल देखो कि एक क्यूबॉइड दिया गया है, क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट का जो सम दिया है वो 6√3 सेंटीमीटर है, और उसमें एक डायगोनल है और उस डायगोनल का जो लेंथ है वो 2√3 सेंटीमीटर है। पूछा जा रहा है कि पूरे सरफेस, क्यूबॉइड के पूरे सरफेस का जो एरिया होगा वो कितना होगा, और यहाँ पर चार ऑप्शन है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि क्यूबॉइड जो है उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट को LBH लेट कर लेते हैं। LB और H लेट कर लेना कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट LBH है, क्यूबॉइड का सेंटीमीटर में लेट करना क्योंकि सारा वैल्यू सेंटीमीटर में दिया हुआ। अब यहां पर देखो, डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ डायगोनल वो कितना होता है, लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू रूट ओवर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और ये हम लोगों को दिया गया है क्वेश्चन में 2√3, तो 2√3 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, तो क्या आएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया मेरे पास L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर का वैल्यू। अब हम लोग यूज करेंगे सम ऑफ द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो L प्लस B प्लस H, इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 6√3। इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, L प्लस B प्लस H होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6√3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, इसका अगर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस BC प्लस CA, यही फॉर्मूला पढ़े थे ना, इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर 3, मतलब 108 हो जाएगा।
यहाँ पर इसका वैल्यू हम लोगों को पता है कि कितना है, इसका वैल्यू हम लोग निकाल रखा है कि 12 है, तो यहाँ पर 12 पुट कर लेते हैं। तो 12 प्लस 2 LB प्लस BH प्लस LH इज इक्वल टू 108। इस 12 को वहां ले जाकर के माइनस करेंगे तो 2LB प्लस BH प्लस LH इज इक्वल टू कितना होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया पूछा। अब ध्यान से देखो, यही ना है एरिया का फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। तो हम लोग एरिया कितना आया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन दिया गया है 9 सेंटीमीटर। बच्चों ये भी एक अच्छा सा सवाल है, सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। एक ट्रेपीजियम है, सुनैना नाम की एक लड़की है, उसके पास सुनैना हैज अ ट्रेपीजियम शेप पर्स, मतलब उसके पास जो पर्स है वो ट्रेपीजियम शेप का है, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, ऐसा होता भी है। अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है कि जो डायगोनल है AC और BD वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, AC और BD एट द पॉइंट O, और AD का वैल्यू दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और कुछ रेशियो दे दिया गया है कि AO बाई OC DO बाई OB का रेशियो 1/2 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि BC का लेंथ क्या होगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन है BC के लेंथ के बारे में। तो यहाँ पर सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, हम लोगों को 2 ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना पड़ेगा। पिछला प्रॉब्लम भी ऐसे ही कुछ था। तो यहाँ पर देखो सिंपल है, कुछ नहीं है, बहुत आसान सा है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल भी है, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में कि AD पैरेलल टू BC। अगर पैरेलल है तो बहुत हेल्पफुल है ये बात मेरे लिए, क्योंकि 2 पैरेलल लाइन के हेल्प से हम लोग ऑल्टरनेट एंगल को बराबर दिखा सकते हैं। तो देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में हम लोग बात करेंगे, कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल ले लेंगे हम लोग BOC। 2 ट्रायंगल ले लेते हैं, AOD और BOC। यहां पर देखो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल होगा, 1 1 नाम दे देते हैं, ठीक। ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। इसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल भी ऑल्टरनेट एंगल बराबर हो गया। तो 2 एंगल बराबर हो गए, तो एंगल के कॉन्सेप्ट के बेस पर हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल AOD सिमिलर हो रहा है ट्रायंगल BOC का। ट्रायंगल AOD इज सिमिलर टू ट्रायंगल BOC, ये कह सकते हैं ना हम लोग। ओके, तो जब सिमिलर हो जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, साइड के रेशियो को बराबर लिख देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं पहले ट्रायंगल AOD सिमिलर हो गया ट्रायंगल BOC का। कॉन्सेप्ट समझ में आया, 2 एंगल देना है, और फिर ये एंगल 1, ये एंगल 1, और ये एंगल 2, ये एंगल 2। तो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल बराबर हो रहा है, ये ऑल्टरनेट एंगल इसका और ये ऑल्टरनेट एंगल इसका, तो इक्वल हो गया, ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हम साइड का रेशियो को बराबर लिख सकते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, AO बाय BO इज इक्वल टू AD बाई BC। लिखने का तरीका मैंने कई बार बताया, AO इसका पहला 2 लेटर, BO इसका पहला 2 लेटर रेशियो में डाल दिया, इसका फर्स्ट थर्ड AD, इसका फर्स्ट थर्ड BC, क्योंकि मुझे फर्स्ट थर्ड का ही चाहिए, BC मुझे चाहिए, तो BC तो मुझे लेना ही पड़ेगा। और भी एक और भी लिख सकते थे हम लोग, कौन सा बोलो तो OD बाई OC, लेकिन इसका जरूरत नहीं, छोड़ा डालो। अब यहाँ पर देखो AO बाई OC का वैल्यू तुमको दिया गया ना 1/2, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ AO बाई BO को 1/2, AD का वैल्यू दिया है 4, तो BC इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन है क्या, चलो सी। यहाँ पर देखो डिफरेंस दिया गया है मोड और मीडियन का, एक डेटा है, डेटा में हम लोग स्टैटिस्टिक्स में किया ना मीन मीडियन मोड। तो इस प्रॉब्लम में बोल रहा है कि मोड और मीडियन का डिफरेंस जो है वो 24 है। देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन, तो मीडियन और मीन का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा। तो बच्चों मोड का ना एक फॉर्मूला होता है जिसमें मोड, मीडियन और मीन ये आपस में रिलेटेड होते हैं। तो मोड इज इक्वल टू होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ठीक है। ये फॉर्मूला ऐसे याद रखना, आप तुम लोगों को याद ही होगा मेरे ख्याल से। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। अब मुझे निकालना है द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन, ये मीडियन और मीन का डिफरेंस निकालना है। मोड और मीडियन का डिफरेंस दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, पहले मोड यही रखते हैं, इसे हम लोग 1 मीडियन प्लस 2 मीडियन ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, माइनस 2 मीन, ठीक। अब इस मीडियन को वहां भेज देते हैं, तो मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू, इन दोनों में से 2 को कॉमन निकाल लो, तो मीडियन माइनस मीन।
अब यहाँ पर देखो इसका वैल्यू कितना है, मोड और मीडियन का डिफरेंस जो दिया गया है 24 दिया गया, 24 लिख दो यहाँ पर 2 और मीडियन माइनस मीन। अब बताओ इसका वैल्यू कितना होगा, मीडियन माइनस मीन का वैल्यू कितना होगा, हम लोग 2 से कैंसिल कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सवाल को देखो यहाँ पे क्या है, बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स, पॉइंट्स क्या है माइनस ए कमा बी है और ए कमा माइनस बी है, और बोल रहा है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, 4 ऑप्शन दे दिए गए डिस्टेंस का। तो बहुत बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, हम जानते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका नाम रख लेते हैं ए और इसका नाम रख लेते हैं बी। तो ए बी का डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर देते हैं, सिंपल याद है ना, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये x1 और x2, x1 इसे पकड़ लेते हैं, x2 a को पकड़ लेते हैं, y1 इस b को पकड़ लेते हैं, y2 इस b को पकड़ लेते हैं। तो x1 माइनस x2 जब करेंगे हम लोग तो माइनस ए होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है और इसको माइनस कर रहे हैं, प्लस y1 b y2 माइनस बी। जब अच्छा माइनस बी को जब तुम माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा, तो प्लस बी लिख देते हैं। ठीक, अब यहां पर देखो ध्यान से, ये 2a दोनों माइनस में है तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -2a। लेकिन चूंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, क्योंकि -2a का स्क्वायर जो होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। इसी तरीके से ये b प्लस बी बन जाएगा 2b, 2b का ऊपर में स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, तो क्या हो गया 4b स्क्वायर। अब यहां से 4 को कॉमन निकालो, जब 4 रूट से बाहर जाएगा तो क्या बन जाएगा, अच्छा पहले मैं ऐसे लिख लेता हूं 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये 4 को रूट से बाहर जब कर देंगे तो क्या आएगा 2 रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस प्रॉब्लम में ना एक लड़की है जिसने कुछ लॉटरी टिकट खरीदा और प्रोबेबिलिटी का यूज करके उसने कैलकुलेट किया कि उसका फर्स्ट प्राइज जीतने का जो चांस है वो 0.08 है। टोटल टिकट जो है उस लॉटरी का जो सेल हुआ है वो 6000 टिकट सेल हुआ है। तो पूछ रहा है कि उस लड़की ने टोटल कितना टिकट खरीदा कि वो कैलकुलेट कर पाई कि उसके फर्स्ट प्राइज जीतने का चांस क्या है। देखो प्रोबेबिलिटी बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसका एडवांस चीज है, जिसका अगर तुम सही यूज करना सीख गए तो इस तरह का प्रिडिक्शन कर सकते हो कि कौन सा टिकट फर्स्ट प्राइज में आने वाला है, नहीं आने वाला है। तो खैर यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया उस लड़की का फर्स्ट प्राइज जीतने का प्रोबेबिलिटी है 0.08 और टोटल टिकट जो सेल हुआ है वो 6000 टिकट सेल हुआ। तो पूछा जा रहा है कि लड़की ने कितना टिकट खरीदा। तो इसका सिंपल सा आंसर दे सकते हैं कि उस लड़की ने नंबर ऑफ टिकट्स, कितना टिकट्स उसने खरीदा इज इक्वल टू 6000 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी को 0.08। तो इससे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6000 इंटू 8/100। तो ये 2 0 कैंसिल हो गया, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो 480। तो उस लड़की ने टोटल 480 टिकट खरीदा। ठीक है बच्चों, ये कुछ MCQ क्वेश्चन थे जो 2026 के एग्जाम के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा ठीक ठाक है। मतलब एक सजेशन टाइप का समझ लो, जो मुझे लगता है कि हाँ ठीक इस तरह क्वेश्चन आने का चांस है। फिर भी वो कुछ और भी आ सकता है, लेकिन आप लोग बाकी भी तैयारी करो, इसे भी कर लेना। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में।